वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारे यहाँ टॉपिक है इकोसिनाइड्स। ओके, इकोसिनाइड्स से सिंपली हम बात करें कि हम आज स्टडी करने वाले हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में, ल्यूकोट्राइन के बारे में और थ्रोम्बोकिन। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो इकोसिनाइड्स होता है, ठीक है, इकोसिनाइड्स में 20 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं या 20 कार्बन एटम की चेन होती है, जो कि इसके जो प्राइमरी या इसका जो प्रिकर्सर है जिसको हम कहते हैं अरेकिडोनिक एसिड, इसके थ्रू ये बनता है। ठीक है, अरेकिडोनिक एसिड भी ऑलरेडी 20 कार्बन एटम चेन होती है, तो एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी 20 कार्बन एटम चेन के ही होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम तीन चीजों को पढ़ने वाले हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन एंड थ्रोम्बोक्सिन। ठीक है, जैसे यहाँ लिस्ट आउट में हमने करके रखा हुआ है। ठीक है, अब यदि कॉमन एक इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो दीज आर मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोकॉइड्स इन द बॉडी। सबसे कॉमन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑटोकॉइड जो है वो बॉडी के अंदर यही है, बिकॉज कई सारे जो रिएक्शंस होती हैं या हम कहें कि प्रोसीजर होती है, तो उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ल्यूकोट्राइन है या थ्रोम्बोक्सिन यहाँ पर बनते हैं एज ए इंटरमीडिएटरी फैक्टर्स जो कि डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो एवरी सेल्स एंड टिश्यू आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। हर सेल और हर टिश्यू इसको बनाने में, हर सेल और हर टिश्यू जो है इसको बना सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स का, बिकॉज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आपके जो क्वेश्चन पेपर है, जो सब्जेक्टिव आते हैं, इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्वेश्चन जरूर होता है और मैक्सिमम पूछा भी जाता है। ओके, तो हम उसी हिसाब से यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो बात करेंगे हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड जो ल्यूकोट्राइन्स होते हैं ये 20 कार्बन एटम पॉली अनसैचुरेटेड एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, 20 कार्बन एटम पॉली अनसैचुरेटेड एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और ये रिलीज कहाँ से होंगे, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो दो बातें हो गई, 20 कार्बन एटम पॉली अनसैचुरेटेड एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और सेकंड थिंग सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से ये रिलीज होते हैं। ठीक है, सो दीज आर द मेजर लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स। सबसे ज्यादा जो है जो कुछ मतलब डिराइव्ड होता है लिपिड से, वो है आपकी यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। ओके, अब हम बात करेंगे इसके बायोसिंथेसिस और इसके डिग्रेडेशन के बारे में। तो डिग्रेडेशन से पहले हम यहाँ देखते हैं कि इसकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है। तो हमने जैसे ऊपर बात की कि जो यूकोसिनाइड्स होते हैं जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स आता है, ल्यूकोट्राइन आता है, थ्रोम्बोक्सिन आता है, तो ये क्या है, ये अरेकिडोनिक एसिड के प्रोडक्ट है, ये अरेकिडोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स है। ओके, और अरेकिडोनिक एसिड जो होता है इसमें कितना कार्बन एटम होता है, 20, राइट। सो यदि हम बात करें कि जो प्रोस्टोनिक एसिड होता है, ये प्रोस्टोनिक एसिड 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें कि दो साइड चेन प्रेजेंट होती है। ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें कि डिफरेंट केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर किया गया है और ये कार्बन एटम है 1 2 3 4 से लेके अप टू द 20 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो उसको हम नाम देते हैं प्रोस्टोनिक एसिड, जो कि प्रिकर्सर है यूकोसाइड का या प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन एंड थ्रोम्बोक्सिन का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन टिश्यू होता है, तो ह्यूमन टिश्यू के अंदर ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये लार्ज क्वांटिटी में रिलीज होते हैं फ्रॉम द अरेकिडोनिक एसिड्स, राइट। और यहाँ पर कोई भी मतलब टिश्यू के अंदर पहले से बना हुआ प्रोस्टाग्लैंडिन से ल्यूकोट्राइन नहीं होता है, जैसे जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये इंटरमीडिएट फैक्टर जनरेट होते हैं और इनकी सिंथेसिस होती है, राइट। इट्स सिंथेसिस गवर्न बाय द रिलीज ऑफ एराकिडोनिक एसिड। जितना एराकिडोनिक एसिड रिलीज होगा उतना ही यहाँ पर आगे प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन या थ्रोम्बोक्सिन बनने वाला है। ओके, तो उसका जो एक गवर्निंग एक प्रोसेस जो हुई वो कौन सी हो गई इसकी, या गवर्निंग स्टेप कौन सी हो गई, दैट इज द रिलीज ऑफ द एराकिडोनिक एसिड। यदि एराकिडोनिक एसिड रिलीज होगा ही नहीं तो ये इंटरमीडिएट फैक्टर यहाँ पर बनेंगे ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो क्या है, एराकिडोनिक एसिड से इनका रिलीज होना, राइट। तो जो भी यूकोसाइड्स की हम बात करें जिसमें कि प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन दोनों आते हैं, थ्रोम्बोक्सिन आता है, तो इनमें से कौन से बायोलॉजिकली एक्टिव या इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की यदि बात करें तो उसमें PGE2, PGF2 अल्फा, PGI2, PGH2 एंड PGD2 है, जबकि थ्रोम्बोक्सिन के अंदर TXA2 एंड TXB2 प्रेजेंट है। ल्यूकोट्राइन्स में LTA4, LTB4, LTC4, LTD4, LTE4, LTF4 यहाँ पे लिस्ट आउट है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूकोसाइड्स की कैटेगरी है। अब हम चलते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन, या सिंपली से हम कहें कि ये यूकोसाइड्स का फॉर्मेशन को हम यहाँ पर देख रहे हैं, राइट।
तो फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड होता है, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड ही क्या बनाता है, एरिकिडोनिक एसिड को फॉर्म करता है, राइट। अब ये जो एरिकिडोनिक एसिड होता है ये दो एंजाइम के अगेंस्ट में काम करता है। पहला है साइक्लोऑक्सीजिनेज, दूसरा है लाइपोऑक्सीजिनेज। या शॉर्ट में हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं कॉक्स और दूसरा लिख देते हैं लॉक्स, दैट इज LOX। ओके, तो साइक्लोऑक्सीजिनेज और दूसरा क्या है, लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम यहाँ पे होते हैं जिसको एक्टिवेट करता है। और यदि हम बात करें कि साइक्लोसिन पाथवे की, तो इसके अंदर ये फर्दर क्या बनाता है, PGG2। उसके बाद में बनता है PGH2। और ये जो PGH2 होता है अगेन तीन पार्ट से या तीन तरह से वर्क करता है। पहला है यदि इसके अंदर आइसोमरेज जो एंजाइम है वो आ जाए, दूसरा है कि थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज आ जाए, या तीसरा है प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज आ जाए। ठीक है, तो ये तीनों ही जो है वो एंजाइम है जो कि पर्टिकुलर आगे काम करने वाले हैं, बाय प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। आइसोमेरेज एंजाइम जो होता है ये बनाता है PGE2, PGD2 और PG2 अल्फा। इसी की तरह थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज जो होता है ये बनाता है TXA2, दैट इज थ्रोम्बोक्सिन। तीसरा है प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज। तो प्रोस्टासाइक्लिन जो होता है ये बनाता है PGI2, जो कि अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से उसको कन्वर्ट करना होता है 6 की 2 PG2 अल्फा 1 अल्फा में। ठीक है, तो ये इसका फ्लो चार्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर लाइपोक्सिजेनेस पाथवे की, जिसमें है 12 HPET। और 12 HPET जो है वो कन्वर्ट होता है 12 HETE के अंदर। अब HETE होता क्या है, राइट। HETE के लिए यहाँ पे हमने लिखा है हाइड्रोक्सी इपॉक्सी, दैट इज इको टेट्रोनोइक एसिड, है ना। हाइड्रोक्सी इपॉक्सी इको टेट्रोनोइक एसिड, राइट। तो यहाँ पर भी ये बना है 12 HPET, उसके बाद में बना है 12 HETE, राइट। थर्ड इसका जो ग्राफ है, इसका जो फ्लू चार्ट है, इसके अंदर 5 HPET। ओके, ये आगे क्या बना रहा है, LTA4 बना रहा है, मतलब इंटरमीडिएट फैक्टर यहाँ से रिलीज होना चालू हो गए। A4 जो होगा ये बनाएगा B4 और C4। C4 D4 को बनाएगा, D4 E4 को बनाएगा, और E4 जो है F4 को क्रिएट करेगा। तो गाइस ये इसका एक कह सकते हैं कि बायोसिंथेसिस है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स की। ठीक है, हम बात करने वाले हैं सिंथेसिस पाथवे की तरफ। पहला पाथवे है साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे, या इसको हम कहते हैं कॉक्स पाथवे, राइट। कॉक्स पाथवे जनरेट द इकोसाइनाइड्स विद द रिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, जो कॉक्स पाथवे होता है ये इकोसाइनाइड तो प्रोड्यूस करता है, बट ये रिंग स्ट्रक्चर के साथ में प्रोड्यूस करता है। मतलब कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हुआ या थर्मोक्सिन हुआ या प्रोस्टासाइक्लिन हुआ, ओके, तो ये रिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जबकि जो लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे होता है ये ओपन चैन कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है। तो दोनों में यहाँ पे एक डिफरेंशिएटिंग फीचर है कि साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे जो होगा ये रिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा, जबकि जो लाइपोऑक्सीजिनेज पाथवे है ये यहाँ पर ओपन चैन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे कि ल्यूकोट्राइन्स वगैरह। तो सभी टिश्यू जो होते हैं ये कॉक्स ओरिएंटेड PGG2 और PGH2 को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें भी PGE2 और PG2F2 अल्फा ये इसके प्राइमरी प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। ठीक है, मतलब प्राइमरी प्रोस्टाग्लैंडिन यदि आता है तो दैट इज द PGE2 एंड द PG2 अल्फा, ये दोनों ही होंगे। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अंदर ए, बी और सी, है ना। मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन्स ए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स बी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स सी ये जनरली बॉडी में नहीं पाए जाते हैं। ओके, और जो प्लेटलेट्स होती हैं तो प्लेटलेट क्या प्रोड्यूस करती है, थ्रोम्बोक्सिन, मतलब TXA2 को प्रोड्यूस करती है। बट ये जो TXA2 होता है ये केमिकली अनस्टेबल है। ठीक है, और यदि केमिकली अनस्टेबल है तो मतलब इसको स्टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये इसका स्टेबल फॉर्म जो है दैट इज थ्रोम्बोक्सिन B2 है, दैट इज द TXB2, और ये इसका स्टेबल फॉर्म रहेगा। ओके, इसके बाद बात करेंगे हम एंडोथीलियम की। तो एंडोथीलियम जो होता है ये प्रोस्टासाइक्लिन जिसको हम कहते हैं PGI2। ओके, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एंडोथेलियम सिंथेसिस द प्रोस्टासाइक्लिन दैट इज द PGI2, और ये अनस्टेबल फॉर्म है। तो उसका स्टेबल फॉर्म क्या होगा, 6 की 2 PGE1 अल्फा। तो अनस्टेबल फॉर्म से अपने स्टेबल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से प्रोस्टासाइक्लिन का भी जो स्टेबल फॉर्म है दैट इज द 6 की 2 PGE1 अल्फा। ओके, अब हम यहाँ बात करते हैं कि जो कॉक्स होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज होता है ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, इसमें से पहला टाइप है दैट इज द कॉक्स 1, या इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप, कुछ बनाने वाला। ओके, तो एक्टिविटी नेवर चेंजेस व्हेन द सेल इज फुल्ली ग्रोन, है ना। इसकी कोई भी एक्टिविटी चेंज नहीं होती जब सेल ग्रोन कर जाती है। और ये जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि
होमियोस्टेसिस होना या फिर म्यूकस का सिक्रीशन होना। ओके, इनमें भी ये पार्टिसिपेट करता है। सेकंड हम बात करेंगे कॉक्स 2 की, साइक्लोऑक्सीजिनेज 2। तो साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 जो होता है ये इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, पहली चीज। सेकंड, इंड्यूस्ड बाय साइटोकाइनिन, इसको इंड्यूस करने वाले जो फैक्टर्स हैं दैट इज साइटोकाइनिन, या फिर हम कहेंगे ग्रोथ फैक्टर है, या फिर कुछ अदर इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉक्स 2 को एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे एक सबसे कॉमन चीज हो सकती है कि लाइक साइटोकाइनिन है या ग्रोथ फैक्टर है या फिर इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई है, ये कॉक्स 2 को स्टिमुलेट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आप इसको एज ए सेपरेट फॉर्म में भी इसको याद कर सकते हैं। सेकेंड हम चलते हैं अब लाइपो ऑक्सीजनेस पाथवे की तरफ या लॉक्स पाथवे की तरफ। ओके, तो इट इज ऑपरेटेड इन द लंग्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो सबसे पहले हम इसके लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो लोकेशन कहाँ पर है इसका? लंग्स में है, डब्ल्यूबीसीज में है दैट इज द वाइट ब्लड सेल्स, और दूसरा है आपका प्लेटलेट्स। तो इन तीन जगह पे ये ऑपरेट होता है। बनाता क्या है ये? तो इट मेनली प्रोड्यूस द लिकोट्राइन्स लाइक LTC4, ओके, लिकोट्राइन C4, लिकोट्राइन D4 एंड लिकोट्राइन B4। ओके, तो यहाँ पर ये तीन वेरिएंट जो है लिकोट्राइन्स के प्रोड्यूस करता है लाइपोक्सिजेनेस पाथवे के थ्रू। ओके, अब बात करते हैं कि जो सिंथेसिस है तो उसका इनिबिशन कैसे हो रहा है, कौन से ऐसे ड्रग्स हैं या कौन से ऐसे पाथवेज हैं जो कि इसके सिंथेसिस को इनिबिट कर सकते हैं। ओके, इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा कि लाइक जब बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं या फिर हमें कहीं बॉडी में एक होता है, दर्द होता है, उस समय उस कंडीशन में आप कौन सा मेडिसिन लेते हो बेसिकली। ओके, तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है, इनिबिशन ऑफ द सिंथेसिस हो रहा है, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एनसेड्स की, दैट इज द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, राइट। These drugs inhibit the synthesis of the cyclooxygenase। पहला जो फोरमोस्ट काम है एनसेट का वो क्या है? साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करना, क्योंकि साइक्लोऑक्सीजिनेज की वजह से ही आगे के पाथवे और जनरेट होते हैं या दूसरे इंटरमीडिएट फैक्टर जनरेट होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज हो गई कि ये क्या करेगा, कॉक्स को इनहिबिट करेगा, राइट। मैक्सिमम जो एनसेड्स होते हैं ये कैसे होते हैं? नॉन सेलेक्टिव होते हैं। ओके, बट कुछ ऐसे हैं जो कि कॉक्स 2 के लिए सिलेक्टिव है ना। मैक्सिमम एनसाइड नॉन सेलेक्टिव है, पर कुछ ऐसे हैं जो कि कॉक्स 2 के लिए, मतलब कॉक्स 2 एंजाइम के लिए सेलेक्टेड है। ओके, एनसाइड डू नॉट इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ द ल्यूकोट्राइन्स। जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी ड्रग्स होती हैं ये ल्यूकोट्राइन के प्रोडक्शन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करते, मतलब उसको इनहिबिट नहीं करते हैं। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ द अरिकेडोनिक एसिड फ्रॉम द मेम्ब्रेन लिपिड। अब सेकेंड हम बात करें तो पहले हमने बात की एनसेड की, दूसरी हम बात करें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये अरिकोडोनिक एसिड जो होता है इसके रिलीज को इनहिबिट करता है ना। जो मेम्ब्रेन लिपिड है, तो मेम्ब्रेन लिपिड से जब अरिकोडोनिक एसिड जो कि 20 कार्बन चेन होती है, इसको ये रिलीज को इनहिबिट कर देता है। और जब अरिकोडोनिक एसिड ही रिलीज नहीं होगा तो आगे की जितनी प्रोसेस है वो सभी यहाँ पर बंद हो जाएगी। ओके, साथ में इनहिबिट द एनेक्सिन प्रोटीन, और एनेक्सिन प्रोटीन को इनहिबिट करने से इनहिबिट द प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड द थ्रोम्बोक्सिन। तो मतलब पूरा का पूरा जो फ्लो चार्ट हमने देखा था ये पूरा बंद होने वाला है। ठीक है, साथ में इनहिबिट द साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन को भी इनहिबिट करता है जिसकी वजह से जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 होता है ये पूरी तरह से इनहिबिट हो जाता है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये पहली चीज है कि एरिकोडोनिक एसिड जो है उसके सिक्रीशन को यहाँ पर बंद कर देता है। इसी की वजह से आगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन या ल्यूकोट्राइन यहाँ पर नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अब डिग्रेडेशन की। डिग्रेडेशन मतलब ब्रेक डाउन होना। ओके, तो अधिकतर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं या थ्रोम्बोक्सिन होते हैं या फिर प्रोस्टासाइक्लिन होते हैं, ठीक है, इनका जो हाफ लाइफ होता है ये कुछ सेकंड का होता है, कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक का होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिस हुआ, थ्रोम्बोक्सिन या प्रोस्टासाइक्लिन हुआ, ओके, ये कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक की यहाँ पे एक्टिवेटेड कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट साइड चेन ऑक्सीडाइज देन रिंग। अब इनके स्ट्रक्चर के लिए हम देखें तो मेडिसिन केमिस्ट्री में हमको जाना पड़ेगा। ओके, तो हम ये स्ट्रक्चर बेस्ड थोड़ा सा बात करें, एकदम से स्ट्रक्चर पे मैं नहीं जा रहा हूँ। तो इसमें जो
रिंग स्ट्रक्चर होता है उसकी जो साइड चेन्स होती हैं, तो सबसे पहले इसकी जो साइड चेन है वो ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है। सेकेंड, इसके जो मेटाबोलाइट है वो कहाँ पे सिक्रेट होंगे, अब यूरिन के अंदर, ओके। और प्रोस्टासाइक्लिन जो है ये मेनली किडनी के अंदर ही कैटाबोलाइज होता है, तो उसके अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि हम थोड़े से फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के लिए डिस्कस करना चाह रहे थे। इसके बाद हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन एंड ल्यूकोट्राइन्स, ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। अब अलग अलग सिस्टम के हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स हुआ या लिपोट्राइन हुआ या थ्रोम्बोक्सिन हुआ, सभी के फंक्शन को हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, जिसमें हम बात कर रहे हैं PGE2 की, ठीक है। तो PGE2 जो है ये क्या काम कर रहा है, इसको आईवी यदि आप रूट से लेते हो तो वेसोडाइलेशन का काम करता है, और यदि वेसोडाइलेशन हुआ मतलब ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा। इसके बाद में PG2 अल्फा अगेन वेसोडाइलेशन करता है, बीपी यहाँ भी क्या होगा, वेसोडाइलेशन की वजह से कम होना चाहिए पर उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। प्रोस्टासाइक्लिन ये भी वेसोडाइलेशन करता है और पोटेंट हाइपोटेंसिव होता है, मतलब ये जो PGE2 हमने देखा था इस PGE2 से ज़्यादा ये इफेक्टिव है। इसके अलावा जो थ्रोम्बोक्सिन होता है TXA2 ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने में हेल्प करता है, ओके। PGG2 और PGH2, ओके, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाइफेजिक रिस्पॉन्स शो करते हैं, दो तरह का रिस्पॉन्स शो करते हैं। सेकेंड आते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर कि प्लेटलेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो जैसे ही हम याद करते हैं कि प्लेटलेट्स का नाम आता है तो हमें क्या याद आना चाहिए, थ्रोम्बोक्सिन, है ना, दैट इज द TXA2। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो होता है ये क्या करता है, एग्रीगेट करने में हेल्प करता है किसकी, प्लेटलेट की, या उसको प्लेटलेट को एग्रीगेट कराता है, ओके। इसके अलावा PGG2 और PGH2 जो है प्रो एग्रीगेटरी है, ये भी एग्रीगेशन को बढ़ावा देते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन बट ये एंटी एग्रीगेटिंग। तो थ्रोम्बोक्सिन, PGG2 और PGH2 ये सभी क्या करा रहे हैं, एग्रीगेशन करा रहे हैं, जबकि जो प्रोस्टासाइक्लिन है ये एंटी एग्रीगेटरी नेचर का होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया प्लेटलेट के फंक्शन के बारे में। अब हम देख रहे हैं हम इफेक्ट ऑन द यूटरस, ठीक है। यूटरस में जो PGE2 होता है, अभी दो तरह से वर्क करते हैं, एक तो इन वाइवो भी वर्क करता है और इन विट्रो भी वर्क करता है। इन विवो का मतलब है कि जो यूट्रस है इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा, ओके। इसलिए जो प्रेगनेंसी है या प्रेग्नेंट वुमेन है और जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है ये दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है, दोनों में ही, प्रेग्नेंट में भी और नॉन प्रेग्नेंट में भी। इन विट्रो की यदि हम बात करें तो रिलैक्स इन द नॉन प्रेग्नेंट, ओके। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में रिलैक्सेशन काम करता है जबकि प्रेग्नेंट में कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, ओके। फिर हम बात करेंगे PGF2 अल्फा की। तो PGF2 अल्फा के पास भी दोनों स्टेट है, इन विवो इन विट्रो, और दोनों ही कंडीशन में ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाला कोई बात ही नहीं है कि PGF2 अल्फा जो है ये दोनों ही कंडीशन में यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराता है, वेदर इन विवो और आर इन विट्रो, ठीक है। नाउ कम टू द ब्रोंकियल मसल्स। अब ब्रोंकियल मसल्स के ऊपर PGE2 जो है वो डायलेशन कॉज कराता है, हिस्टामिन के रिलीज को इनहिबिट करता है, ओके। PGF2 अल्फा कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है और प्रोस्टासाइक्लिन डायलेशन कराता है, इसमें ब्रोंकियल मसल्स के अंदर। तो PGF2 अल्फा जो है ये काफ़ी क्रिटिकल हो सकता है यदि किसी को अस्थमेटिक कंडीशन हो तो, ठीक है। इसके अलावा थ्रोम्बोक्सिन जो है ये भी कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। तो PGF2 अल्फा और यहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन A2 दोनों ही कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे हैं, ओके। इसके अलावा PGE2 और PGI2 ये दोनों डायलेशन करा रहे हैं, तो आप इसे कंपेयर करके भी याद कर सकते हैं। बात करेंगे स्टमक की। स्टमक में जो PGE2 होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, डिक्रीज द एसिड सिक्रीशन एंड इंक्रीज द म्यूकस। एसिड सिक्रीशन को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है PGE2, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक अपसेट होने के चांसेस है। प्रोस्टासाइक्लिन इनहिबिट द एसिड सिक्रीशन, ये भी एसिड सिक्रीशन को कम कर रहा है। इसके अलावा म्यूकोसल वेसोडाइलेशन भी कर रहा है, ओके। तो एक कॉमन चीज होगी दोनों में कि स्टमक में चाहे हम PGE2 की बात करें या PGI2 की बात करें, दोनों ही एसिड सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहे हैं, ओके। नाउ इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में PGE2 कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है, इंक्रीज द पेरिस्टालसिस। अब प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करता है, ओके। इसके अलावा क्लोराइड और वाटर के सिक्रीशन को भी बढ़ाता है। वहीं पे यदि PGF2 अल्फा की बात करें, स्पाज्म को बढ़ाता है और इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन को बढ़ाता है, ठीक है।
प्रोस्टासाइक्लिन वीक स्पाज्मोजेनिक है और थ्रोम्बोक्सिन ये भी वीक स्पाज्मोजेनिक है। तो मेजर यहाँ फंक्शन इंटेस्टाइन के अंदर E2 और F2 अल्फा के हैं और E2 भी कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है और F2 अल्फा भी कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्पाज्म कॉज करेगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किडनी की। PGE2 जो है ये नाइट्रोयूरेसिस कराता है, सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर कराता है, क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन को कम करेगा, इनहिबिट द ADH एक्शन, ADH को एक्शन नहीं करने देगा, जो एंटीडायोटिक हार्मोन है इसको वर्क नहीं करने देगा। PGE2 वैसोडाइलेशन करेगा और रेनिन को भी रिलीज करेगा। ठीक है, तो रेनिन और का रिलीज होना और वैसोडाइलेशन होना ये सब कहीं ना कहीं बीपी को भी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है PGI2, ये भी नाइट्रोयूरेसिस कॉज करा रहा है, वैसोडाइलेशन करा रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है आगे बीपी कम हो जाए। नाउ थ्रोम्बोक्सिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, तो अभी हमने देखा किडनी के अंदर केवल थ्रोम्बोक्सिन ही है जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है, बाकी सब यहाँ पे वैसोडाइलेशन ही कर रहा है। ठीक है, नाउ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में PGE2 जो है रिलीज ऑफ एंटी पिट्यूटरी हार्मोन, स्टेरॉइड्स एंड इंसुलिन। PGF2 अल्फा रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स और प्रोलैक्टिन। तो E2 या F2 अल्फा हो, है ना। E2 वाला क्या कर रहा है, एंटी पिट्यूटरी हार्मोन और स्टेरॉइड इंसुलिन को रिलीज कर रहा है, जबकि गोनेडोट्रोपिन और प्रोलैक्टिन को कौन रिलीज कर रहा है, PGF2 अल्फा। तो guys, जब भी आप इसको याद करें तो यदि ऐसे याद कर सकते हो ऐसे याद करें, अदरवाइज का आप एक टेबल बना लीजिए और टेबल में इसको प्रॉपर पुटअप करिए, नोट्स बनाइए और उसके फॉर्म में इसको लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ल्यूकोट्राइन्स, है ना। ये थे हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, अब थोड़ा बहुत इफेक्ट है ल्यूकोट्राइन्स के। ल्यूकोट्राइन्स जो है, यदि पहला बात करें हम CVS एंड ब्लड के ऊपर, तो उसमें LTC4, D4 और B4, है ना, ये तीनों ही है, जिसमें से पहले C4 और D4 का एक्शन ही देखें तो ब्रीफ राइज इन द ब्लड प्रेशर, बीपी को जो है थोड़ा बढ़ा सकते हैं, जबकि जो B4 वाला है हाईली कीमोटैक्टिक फॉर द न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट्स, है ना। कीमोटैक्टिक मतलब केमिकल के प्रति, मतलब वहाँ पे अट्रैक्ट होना, ओके, अट्रैक्शन टुवर्ड द केमिकल। तो जो B4 होता है ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को एक जगह इकट्ठा करने का काम भी करता है। इसके अलावा बात करेंगे स्मूथ मसल्स के ऊपर, तो C4 और D4 दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराते हैं, पोटेंट ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं, प्रोड्यूस स्पाज्म इन द GIT, और GIT के अंदर भी स्पाज्म प्रोड्यूस करा रहे हैं। इसके अलावा जो अफरेंट न्यूरॉन्स हैं उसमें भी लाइक PGE2 हो गया, I2 हो गया, मतलब प्रोस्टासाइक्लिन, LTB4, ओके, सेंसिटाइज द अफरेंट नर्व कैरिंग पेन, हाँ, जो कि पेन को ले जा रही है नर्व, है ना, ऐसी नर्व जो कि पर्टिकुलर जहाँ पे विवंट है वहाँ से नर्व जो जा रही है ब्रेन की तरफ, ओके, इसको क्या करता है, सेंसिटाइज करता है, और अफरेंट न्यूरॉन को मतलब ब्रेन की तरफ जाने वाली नर्व को, ओके। और लास्ट में हम बात करेंगे यूजर्स की, तो यूजर्स अबॉर्शन में यूज होता है, इंडक्शन ऑफ लेबर में यूज होता है, ओके, लेबर पेन में, सर्वाइकल प्राइमिंग में इसका यूज किया जाता है, पोस्टपार्टम हेमोरेजिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, प्रैक्टिकल सर में किया जाता है, और लास्टली ग्लूकोमा में इसका यूज किया जाता है। सो गाइज, ये थे इसके कुछ यूजेस, ओके। तो थोड़ा सा ये लेंदी टॉपिक्स है, बट स्टिल इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में यदि आप इसको नोट डाउन करेंगे, ओके, तो ये ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा, राइट। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।